हम लोग महापाषाण काल पढ़ रहे थे। हम लोग दक्षिण भारत में महापाषाण काल का इतिहास पढ़ रहे थे। दक्षिण भारत में हम लोगों ने नवपाषाण काल का इतिहास आपको बताया था, याद होगा। मैंने बताया था कि नवपाषाण काल का जो समय है दक्षिण भारत में वो 2400 BC से शुरू होता है, और महापाषाण काल का जो समय है 2400 BC से 1000 BC तक, और महापाषाण काल का दक्षिण भारत में समय है 1000 BC से लेके 200 BC तक बताया था, है ना। महापाषाण काल के बारे में पढ़ाते समय मैंने आपको कुछ चीज बताया था। जैसे बताया था कि बड़े बड़े कब्र बनते थे जो पत्थर से घिरे होते थे और उसमें मृदभांड होता था। तो सबसे ज्यादा जो मृदभांड होता था वो काला और लाल मृदभांड होता था। याद रखिएगा, काला और लाल मृदभांड जो कब्र होते थे उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई मृदभांड मिलता था तो वह मिलता था काला और लाल मृदभांड। इसलिए कभी कभी महापाषाण काल को काला और लाल मृदभांड भी कहा जाता है। कभी कभी महापाषाण काल को काला और लाल मृदभांड काल भी कहा जाता है। वैसे लाल मृदभांड भी यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन मुख्यतः जो है महापाषाण काल काला और लाल मृदभांड से ही जुड़ता है। महापाषाण काल की जो सबसे अधिकांशतः बस्तियां हैं वो या तो पूर्वी आंध्र प्रदेश में है या तमिलनाडु में, सबसे ज्यादा अगर महापाषाण के जो कब्र हैं या तो वो पूर्वी आंध्र प्रदेश में है या वह तमिलनाडु में है। देखिए, महापाषाण जो कब्र है, जो कब्र मिले हैं, वो कब्र जो है दक्षिण भारत में तो मिले ही हैं, भारत में उसके साथ उत्तर प्रदेश में भी मिला है, MP में भी, मध्य प्रदेश में भी मिला है और महाराष्ट्र में भी मिला है। लेकिन कभी भी अगर जो कब्र मिला है महापाषाण कब्र उत्तर प्रदेश में भी मिला है, मध्य प्रदेश में भी मिला है, महाराष्ट्र में भी मिला है, लेकिन कभी भी अगर महापाषाण काल की बात होगी तो वो दक्षिण भारत का ही बात होगा। ये सब जो है एक अपवाद के रूप में आप मान सकते हैं। उत्तर प्रदेश का जो महापाषाण कब्र मिला है या मध्य प्रदेश का या महाराष्ट्र का, ये सब एक अपवाद के तौर पर है। महापाषाण काल 200 BC के आसपास समाप्त हो जाती है और यहीं से दक्षिण भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। दक्षिण भारत में क्या होती है? ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। लिखने की कला का इसी समय से दक्षिण भारत में 200 BC के बाद दक्षिण भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। देखिए, लेखन कला का, क्योंकि कोई समाज तभी सभ्य होता है जब वो लेखन कला का आविष्कार कर चुका होता है। तो लेखन कला का जो सबसे प्राचीन प्रमाण सुदूर दक्षिण से मिला है वो मिला है 200 BC से लेके 100 BC के बीच मदुरई। कहां से मिला है? मदुरई के प्राकृतिक चट्टान से मिला है। प्राकृतिक चट्टान से मिला है या गुफा कह सकते हैं उसको, प्राकृतिक गुफा से मिला है। और ये ब्राह्मी लिपि में मिला है। किस लिपि में मिला है? ब्राह्मी लिपि में मिला है। और ब्राह्मी लिपि में मिला है और 75 से छोटे छोटे 75 अभिलेख मिले हैं। छोटे छोटे 75 अभिलेख मिले हैं जो ब्राह्मी लिपि में है। तो लेखन कला का आविष्कार ये लोग इसी समय से शुरू होता है। देखिए, हुआ यह कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत लोग 400 BC के आसपास से ही आना शुरू कर दिए थे। 400 BC से ही उत्तर भारत से दक्षिण भारत के लोग आना शुरू कर दिए थे। कौन कौन आना शुरू कर दिए थे? व्यापारी, विजेता, प्रचारक में बौद्ध, जैन और ब्राह्मण, ये तीनों धर्म के प्रचारक दक्षिण भारत 400 BC के बाद आना जाना शुरू कर दिए।
ये लोग जो आए तो अपने साथ उत्तर भारत का भौतिक संस्कृति का को भी साथ साथ लेके आए। उत्तर भारत से भौतिक संस्कृति का भी साथ साथ लेके आए थे। और उस समय सुदूर दक्षिण में आप कह सकते हैं कि महापाषाण काल था, महापाषाण काल था। सुदूर दक्षिण में महापाषाण काल था। लेकिन महापाषाण काल के अंत में मतलब 200 बीसी के आसपास ये लोग जो है ऊंचे पहाड़ से नीचे उतरकर कावेरी डेल्टा या मैदान में आए और ये जो भौतिक संस्कृति लेकर उत्तर भारत के लोग आए तो इसका प्रभाव इन लोगों पर पड़ा, महापाषाणिक संस्कृति के लोगों पर पड़ा। और ये लोग क्या क्या सीखे, तो बरसाती धान की खेती कहीं ना कहीं उत्तर भारत के लोगों ने ही महापाषाण काल के लोगों को सिखाया, बरसाती धान का प्रयोग। फिर लोहा का प्रयोग काफी हुआ और लोहा का प्रयोग जंगल कृषि में भी हुआ और मैदानी इलाका में जो जंगल था उसको काट के, वन को काट के उसको कृषि योग बनाया गया। जब कृषि योग बनाया गया तो इससे जो है राज्य निर्माण की भी प्रक्रिया शुरू हो गई। इससे क्या हुआ, राज्य निर्माण की भी प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्य निर्माण हुआ, सामाजिक संगठन का भी निर्माण होना शुरू हो गया। उत्तर भारत से जो लोग आए थे दक्षिण भारत, उन लोगों ने सामाजिक संगठन के निर्माण के लिए भी जो है ये सब प्रभाव यहाँ पड़ने लगा। ये सब बात हम इसलिए कह सकते हैं ये सब आधार पर कि मेगास्थनीज का आप लोगों ने नाम सुना होगा। मैंने पढ़ाया था चंद्रगुप्त के दरबार में, ये राजदूत बनकर आए थे। तो ये पांडे देश की चर्चा करते हैं, पांडे देश की चर्चा करते हैं। दूसरी बात, तो इससे पांडे देश जो है दक्षिण में है, सुदूर दक्षिण में है। दूसरा बात ये कि अर्थशास्त्र में जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है उसमें जो है एक चीज देखने को मिलता है कि दक्षिणापथ का व्यापार को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। और दक्षिणापथ में क्या है, तो सोना है, मोती है, कीमती पत्थर है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं दक्षिणापथ का व्यापार को ये काफी मानते हैं और ये कहीं ना कहीं इसी एरिया में पाया जाता था। अगर आरंभिक संगम ग्रंथ को हम पढ़ेंगे, बताएंगे संगम ग्रंथ क्या है। अभी इतना ही समझिए कि जब लेखन कला की आविष्कार हुआ तो संगम ग्रंथ वहां लिखे गए और संगम ग्रंथ में जो है पाटलिपुत्र का भी वर्णन है। तो पाटलिपुत्र का वर्णन नेचुरल बात है कि उत्तर से जो लोग आए होंगे वही बताए होंगे। गंगा का वर्णन है, गंगा नदी का, सोन नदी का वर्णन है। और गंगा दक्षिण भारत में भी काफी पवित्र नदी के रूप में देखा जाता है। और ब्राह्मणिक संस्कृति का यह प्रभाव हुआ कि कावेरी भी जो है, कावेरी नदी भी जो है, जो दक्षिण भारत की नदी है, वो भी एक पवित्र नदी जो है ब्राह्मण ग्रंथ में शामिल हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज आपको देखने को मिलता है। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं जिसमें चोल, चेर, पांडे, सत्यपुत्र, श्रीलंका के राज्य का वर्णन है, तो ये सब कहीं ना कहीं जो मौर्य साम्राज्य के सीमांत राज्य थे। तो ये कहने का अर्थ कि राज्य निर्माण अशोक के अभिलेख के अनुसार तो यही लगता है कि राज्य निर्माण दक्षिण भारत में हो चुका था। और अशोक का समय आप जानते ही है 273 या 269 बीसी से 232 बीसी तक का है। तीसरी शताब्दी में वहाँ राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। भले ही वो उतने डेवलप नहीं हो उस समय, लेकिन ये जो है उत्तर भारत की भौतिक संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव दक्षिणी भारत में पड़ा। और दूसरी बात ये हुआ कि ये जो चोल, चेर और पांडे जो राज्य थे, जो राज्य निर्माण हुआ वहाँ, उनके साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह हुआ कि वो तटीय राज्य थे। वो कैसे राज्य थे? तटीय राज्य थे। तो तटीय राज्य होने का फायदा यह हुआ कि ये तटीय व्यापार में इनको काफी फायदा हुआ, इससे भी इनकी आर्थिक स्थिति काफी सुधरी। और दूसरा ये कि रोमन रोमन व्यापार में काफी इन लोगों ने, दक्षिण भारत से रोमन व्यापार काफी मात्रा में होता था चोल, चेर, पांडे राज्यों के साथ। इससे भी चोल, चेर राज्य जो है एक सशक्त राज्य के रूप में उभरे। इसी सब पृष्ठभूमि में संगम दक्षिण भारत में, सुदूर दक्षिण में संगम राज्यों का उदय होता है, संगम काल का उदय होता है। अब हम लोग संगम काल पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? संगम काल पढ़ेंगे। संगम काल का जो समय है इसको हम 100 एडी लिख रहे हैं। आप कहिएगा सर 200 बीसी 100 एडी से लेके 300 एडी तक का हम यहाँ पर लिख रहे हैं।
आप कहिएगा सर कि आप तो महापाषाण काल 200 BC में ही समाप्त कर दिए थे, तो ये 200 BC और 100 AD में 300 साल का लगभग अंतर है, यहाँ का इतिहास कहाँ चला गया? यहाँ का इतिहास कहीं गया नहीं। यहाँ पर महापाषाण काल का जो अवसान का समय है और संगम काल का जो समय शुरुआत का समय है, वो दोनों के बीच बहुत ही धुंधला रेखा है, जिसको हम बहुत ही मजबूत दीवार से हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है यहाँ पर छिन्न रेखा है। जो महापाषाण संस्कृति के जो लोग थे, उत्तर महापाषाण संस्कृति लोग क्षण क्षण धीरे धीरे जो है भौतिक संस्कृति के संपर्क में आ रहे थे और वो तरक्की कर रहे थे। इसलिए जो है इसको हम थोड़ा सा, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर महापाषाण संस्कृति भी थी और धीरे धीरे संगम काल का उदय हो रहा है। अब ये संगम काल हम पढ़ने के पहले इसको हम स्रोत जाने, इसे स्रोत क्या क्या है। तो स्रोत दो प्रकार का होता है, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक में मुजरिस, केरल में एक जगह है मुजरिस, बंदरगाह है मुजरिस का अगस्टस मंदिर। ये रोमन देवता है अगस्टस, उन्हीं के नाम पर ये मंदिर बना है जो केरल से मिला है। तो रोमन देवता का मंदिर मुजरिस में पाया जाना कहीं ना कहीं व्यापार का सूचक होगा कि रोमन जो आए होंगे वो अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस मंदिर का स्थापना किए होंगे। ये तो हो गया पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में क्या क्या है? मैंने मेगास्थनीज की चर्चा किया था, उसने इंडिका लिखा था, उसने पांड्य राज की चर्चा किया है। इंडिका में पांड्य राज का चर्चा किया है। पांड्य राज का संस्थापक जो है हेराक्लीज, जिसकी पहचान विष्णु से की गई है, उसकी बेटी मीनाक्षी ने किया है। और साथ साथ ये भी कहा है मेगास्थनीज ने कि यह राज मोती के लिए काफी प्रसिद्ध है। और दूसरा बात ये कि जो पांड्य राज है वो मातृ सत्तात्मक राज है। ये सारी सूचना इंडिका से हमें मेगास्थनीज देता है। ठीक, तो इसका अर्थ है कि मेगास्थनीज का जो समय है तो उस समय पांड्य राज्य आ चुका होगा, तभी ना ये सब सूचना आपको मिल रहा होगा। इसलिए देखिएगा कि हम काफी छिन्न डेट में जो है डिवीजन, बहुत गैप है, लेकिन यह जो है 100 AD से 300 AD ये मान्य यही है। ठीक, लेकिन आप ये मान के चलिए कि दक्षिण भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत 200 BC में हो गया है, लेकिन हर चीज बहुत धीमे धीमे उसका बनने में, कोई नया चीज बहुत समय लगता है। अब इस काल का नाम संगम काल क्यों पड़ा? दूसरा, पहला टॉपिक तो मेरा कंप्लीट हो गया स्रोत। अब दूसरा टॉपिक है कि हम इस टॉपिक का नाम संगम काल क्यों पड़ा, क्या इसमें खासियत है? तो इसका संगम का अर्थ हुआ सम्मेलन। संगम का अर्थ क्या हुआ? सम्मेलन। सम्मेलन या गोष्ठी। गोष्ठी किसका? तमिल विद्वानों का। तमिल विद्वानों का सम्मेलन हुआ, उसी को संगम कहा जाता है। ठीक, इसमें ये जो सम्मेलन है ये 9,990 वर्ष तक चले। ये सम्मेलन कितने वर्ष तक चले? 9,990 वर्ष तक चले। इसको 197 पांड्य राजाओं ने इसको संरक्षण प्रदान किया। 197 पांड्य राजाओं ने इसको संरक्षण प्रदान किया। कितने वर्ष तक चला? 9,990 वर्ष तक चला। 197 पांड्य राजाओं ने इसको संरक्षण किया। कुल मिला के 3 सम्मेलन हुए। कितने सम्मेलन हुए? 3 सम्मेलन हुए। और ये सारी जो सूचना है हमें हमें 8वीं सदी का एक तमिल लेखक है, 8वीं सदी का एक तमिल लेखक है इलंगो अगोपुरुल, ये हमको सूचना देता है। इलंगो अगोपुरुल सूचना देता है, जो 8वीं सदी का तमिल लेखक है। वह कहता है कि संगम सम्मेलन तमिल कवियों का हुआ था, जो 9,990 वर्ष तक चला था और 197 पांड्य राजाओं ने इसको संरक्षण प्रदान किया था। कुल मिला के इसमें 3 सम्मेलन हुए थे। यहां तक आप मेरे ख्याल से आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब
अब तीन सम्मेलन का वर्णन कर लेते हैं। तीन सम्मेलन है क्या क्या। तो पहला जो सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन कहां हुआ था? तीन मदुरई में हुआ था। कहां हुआ था? तीन मदुरई में हुआ था। इसको कौन किया था? अध्यक्ष कौन थे? ऋषि अगस्त। ऋषि अगस्त ने किया था। ठीक। यह सम्मेलन 4999 वर्ष तक चला था। यह सम्मेलन कितने वर्ष तक चला था? 4999 वर्ष तक चला था। इसको 89 पांड्य शासकों ने इसको संरक्षण प्रदान किया था। ठीक। और इसमें लगभग 549 तमिल लेखक ने भाग लिया था। 549 तमिल लेखक ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में जो भी ग्रंथ लिखे गए वह समुद्र में विलीन हो गए। समुद्र में क्या हो गया? विलीन हो गए। आज इस सम्मेलन का कोई भी ग्रंथ हमें आज उपलब्ध नहीं है। उसके बाद दूसरा सम्मेलन हुआ कपाटपुरम में। इसको 59 पांड्य राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। इसको 59 पांड्य राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था और 49 तमिल लेखक इसमें भाग लिए थे। और यह सम्मेलन 3700 वर्ष तक चला था। 3700 वर्ष तक चला था। इस सम्मेलन का अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने किया था और तोल्कापियम तोल्कापियार ने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा था। तोल्कापियम। ये तोल्कापियम जो है बच गया। एकमात्र ग्रंथ जो दूसरा सम्मेलन हुआ था कपाटपुरम में, एकमात्र ग्रंथ जो व्याकरण ग्रंथ है, तोल्कापियार ने तोल्कापियम लिखा था, वो ग्रंथ बच गया, व्याकरण ग्रंथ, और बाकी जो है सारा ग्रंथ समुद्र में डूब गया। यहां तक आपको मेरे ख्याल से समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ऋषि अगस्त और तोल्कापियार ने इसका सम्मेलन का अध्यक्षता किया था। तोल्कापियम नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा था। उसके बाद तीसरा हुआ था उत्तरी मदुरई में। ठीक। इसमें इसकी अध्यक्षता नकिर्रर ने किया था। किसने किया था? नकिर्रर ने किया था। इसको 49 पांड्य शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। इसको 49 पांड्य शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। ये 449 वर्ष तक चला था और इसमें 49 तमिल लेखक भाग लिए थे। इस सम्मेलन का जो सारा ग्रंथ है वह सुरक्षित है। इस सम्मेलन का सारा ग्रंथ सुरक्षित है। यह 3 सम्मेलन हुआ था। यह सुदूर दक्षिण में, कृष्णा नदी के दक्षिण में। सुदूर दक्षिण का अर्थ हुआ कृष्णा नदी के दक्षिण में। जब भी हम सुदूर दक्षिण का बात करें तो समझिएगा कृष्णा नदी के दक्षिण में। ठीक। यही हो गया आपका 3 सम्मेलन। संगम काल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस काल में 3 सम्मेलन तमिल कवियों का हुआ था, इसलिए इस काल का नाम संगम काल पड़ा। संगम तमिल कवियों का सम्मेलन। ठीक। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब मुद्दा यह है कि इस काल में कौन कौन सी रचना लिखी गई।
इस काल में दो प्रकार की रचना लिखी गई, अगम प्रेम संबंधी कविता और पूरम राजा की प्रशंसा में कविता। अगम कैसा कविता है? प्रेम संबंधी कविता है। और पूरम कैसा है? राजा की प्रशंसा में कविता है। अब यहां पर कुछ जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो है एतुतुगोई। एतुतुगोई एतुतुगोई जो है वो 8 गीतों का संग्रह है। एतुतुगोई क्या है? 8 गीत का संग्रह है। पत्तू पत्तू ये 10 ग्राम गीत का संग्रह है। पत्तू पत्तू क्या है? 10 ग्राम गीत का संग्रह है। पदित पत्तू ये चेर राजाओं का वर्णन है। ठीक। पहला लुरु और पूर्णा लुरु। एक मिनट, हाँ, पति पत्तू चेर राजा का लिखा हुआ है। इस काल में कुछ इंपॉर्टेंट जो है ग्रंथ लिखे गए, जैसे तिरुवल्लुवर ने तिरुकुराल लिखा। क्या लिखा? तिरुकुराल लिखा। तिरुकुराल को कुराल भी कहा जाता है। ये तमिल कविता का सबसे महत्वपूर्ण है ग्रंथ है। इसको लघु वेद भी कहा जाता है। तमिल साहित्य का ये महत्वपूर्ण स्तंभ भी कहा जाता है। इसको लघु वेद भी कहा जाता है, तिरुकुराल को या तिरुकुराल को, या बाइबिल भी कहा जाता है। इस पर अर्थशास्त्र का प्रभाव है, मनु का प्रभाव है, कात्यायन का प्रभाव है, दर्शन इसमें लिखा हुआ है। ये राजनीति की पुस्तक है, आचार शास्त्र की पुस्तक है और अर्थशास्त्र की पुस्तक है। इसमें सारा प्रभाव तिरुवल्लुवर ने तिरुकुराल लिखा था। ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, कुराल है। ये तमिल साहित्य का एक तरह से कह सकते हैं बेस ग्रंथ है। इसको लघु वेद भी कहा जाता है, इसको बाइबिल भी कहा जाता है। इस पर अर्थशास्त्र का प्रभाव है, मनु का भी प्रभाव है, कात्यायन का भी प्रभाव है। ये राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, ये दर्शन का किताब है, ये आचार शास्त्र की किताब है, ये अर्थशास्त्र का किताब है। तो ये सब जो है आप, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है शिल्पादिक्रम। ये तमिल जनता का राष्ट्रीय साहित्य है। तमिल जनता का क्या है? ये राष्ट्रीय साहित्य है, याद रखिएगा इसको। शिल्पादिक्रम का लेखक जो है चोल राजा है करिकाल। उसका पोता है इलंगो वदिकल। उसी ने शिल्पादिक्रम लिखा था। शिल्पादिक्रम जो है एक रचना है और इसमें आप कह सकते हैं कि पत्नी पूजा का भी वर्णन है। पत्नी पूजा का वर्णन है। इसमें एक नायक है, इसका कोवलन, और इसकी नायिका है कन्नगी। इसी की कथा इसमें शिल्पादिक्रम में है। शिल्पादिक्रम में के बाद है मणिमेखलई। शिल्पादिक्रम के बाद क्या है? मणिमेखलई। मणिमेखलई जो है एक बौद्ध व्यापारी है, उसी की कथा है। ठीक। मणिमेखलई क्या है? एक बौद्ध व्यापारी की कथा है। और इसमें जो आपको शिल्पादिक्रम जहां से समाप्त होता है, मणिमेखलई वहीं से शुरू होती है। कहानी यह है कि कोवलन और माधवी एक वेश्या है, उसी से मणिमेखलई का जन्म हुआ है और वही कथा इसमें आपको वर्णित है। कोवलन और कन्नगी उसकी अपनी पत्नी थी और माधवी एक वेश्या है, उसी से मणिमेखलई का जन्म हुआ है। और ये बौद्ध व्यापारी के संदर्भ में लेकर कथा है। यह मणिमेखलई की मूल कथा यही है।
मणि मेखले के बाद है जीवक चिंतामणि। ये त्रिउत देवनर लिखे थे। कौन लिखे थे? त्रिउत देवनर। और इसको लिखे थे मणि मेखले को शीतले सतनार। मणि मेखले को कौन लिखे थे? शीतले सतनार। और जीवक चिंतामणि को त्रिउत देवनर लिखे थे। इसमें है कि एक राजकुमार है जिसका नाम जीवक है। राजकुमार का क्या नाम है? जीवक है। वो 8 विवाह करता है, फिर वो संन्यास ले लेता है और जैन धर्म में को अपना लेता है। इसमें जो 8 प्रकार के विवाह है जो उत्तर भारत में होते थे वह इसमें वर्णन है। ठीक, कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है कि किस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है, तो कभी कभी तोल्काप्पियम का भी नाम आता है। जो व्याकरण ग्रंथ है जिसको लिखे थे तोल्काप्पियार, उसका भी नाम आता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। अगर जीवक चिंतामणि भी है तो आप जीवक चिंतामणि टिक कर दीजिएगा, लेकिन तोल्काप्पियम में भी 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है, या तोल्काप्पियम ही ऑप्शंस में रहा तो तोल्काप्पियम ही दीजिएगा। तो ये सब संगम साहित्य में जो ग्रंथ लिखे गए थे वह आपका यही है। इसी के साथ जो है यह क्लास जो है समाप्त होता है। मैंने शायद बता दिया है, अद्वित पतु ये चेर राजा का प्रशंसा में लिखा गया है। चेर राजा का प्रशंसा में लिखा गया है। अगर छूट गया होगा तो आप लोग इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो आज समाप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में संगम काल का जो 3 राज्य हैं चोल, चेर, पांडे, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।